हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करेंट अफेयर्स बाय रवि में। आज की वीडियो में मैं आपके लिए संविधान के 100 महत्वपूर्ण अनुच्छेद लेकर आई हूँ। मैंने सारे क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड लिए हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। दोस्तों, इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रवि स्टडी IQ GK से मिल जाएगा। बढ़ते हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 1 में। दोस्तों याद रखिए, हमारे संविधान में कुल 22 भाग हैं और अभी हमको समझना है भाग 1 के बारे में। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो भाग 1 है, संविधान के कुल 22 भाग में हमारा जो भाग 1 है उसका हेडिंग है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जिसमें कितने आर्टिकल हैं? 4 आर्टिकल हैं, अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 4 तक। अभी हमको बात करना है अनुच्छेद 1 के बारे में। अनुच्छेद 1 का हेडिंग क्या है? संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। मतलब हमारा जो देश है इसे हम कहते हैं संघ, तो उस संघ का नाम क्या होगा? हमारे देश का नाम क्या होगा? और उसका राज्य क्षेत्र क्या होगा? मतलब उसकी सीमा क्या क्या होगी? क्लियर है? तो देखिए, इसमें 3 क्लॉज हैं, क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3। क्लॉज 1 क्या बोल रहे हैं? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। मतलब क्या होता है? जिसको हम संघ बोल रहे हैं उसका नाम भारत और इंडिया होगा, जो कि राज्यों का संघ होगा। मतलब कि हमारा जो एक देश है वो अलग अलग राज्यों से मिलकर बना है और ये राज्य जो है चाहे तो भी हमारे संघ से अलग नहीं हो सकते। क्लियर है? क्लॉज 2 क्या बोल रहे हैं? राज्य और उसके राज्य क्षेत्र में कौन होंगे? जो पहली अनुसूची में है। हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें अनुसूची नंबर 1 में बताया गया है कि हमारा भारत देश में कुल कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो वो सभी राज्य और सभी केंद्र शासित प्रदेश मिलकर क्या बना रहे हैं? संघ। अब कौन कौन है ये डिटेल में बताया गया है क्लॉज 3 में कि भारत के राज्य क्षेत्र में, मतलब भारत की सीमा में कौन कौन आते हैं। राज्यों का राज्य क्षेत्र, अभी कुल 28 राज्य हैं, तो ये सभी राज्य के राज्य क्षेत्र जो हैं वो भारत में आते हैं। और दूसरा क्या बोल रहा है? पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र, मतलब कि जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं वो भी आते हैं और साथ ही साथ ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएंगे। मतलब भविष्य में अगर हम कोई राज्य क्षेत्र को अक्वायर कर लेते हैं, अपने में समा लेते हैं, तो वो भी जो है हमारे भारत के राज्य क्षेत्र का हिस्सा बन जाएंगे। मतलब ये भविष्य की बात कर रहे हैं। मतलब हमारे भारत का राज्य क्षेत्र में क्या क्या आएगा? उन 28 राज्यों का राज्य क्षेत्र प्लस केंद्र शासित प्रदेशों का राज्य क्षेत्र, और भविष्य के लिए भी हमने एक जगह बचाकर रख दी है। तो ये हमारे संविधान का अनुच्छेद 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 6। देखिए दोस्तों, हमारे संविधान का भाग 2 में है अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक के अनुच्छेद। क्लियर है? अब इसी अनुच्छेद नंबर 6 में बताया गया है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में क्या क्या प्रावधान होगा। तो अनुच्छेद 6 में ये बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समता के बारे में बताया गया है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 14। देखिए दोस्तों, हमारे संविधान का भाग 3 जो कि मौलिक अधिकार से संबंधित है, इसमें अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक आता है। अब इसी का ही एक अनुच्छेद 14 भाग 3 का ही भाग है, और भाग 3 हमारा क्या है? मौलिक अधिकार। तो हम ये कह सकते हैं कि ये अनुच्छेद 14 भी एक मौलिक अधिकार है। इसमें क्या बताया है? कानून के समक्ष समता, मतलब कानून के सामने हर व्यक्ति समान होगा। कानून के सामने कोई भी व्यक्ति अमीर गरीब ऊंच नीच ये नहीं होगा। और ये क्या बताया है अनुच्छेद 14 में? और ये क्या है? ये एक मौलिक अधिकार है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताया गया है? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17 में।
देखिए दोस्तों, पहले के ज़माने में आपको याद होगा, ऊंची जाति के लोग जो होते थे वो नीची जाति के लोगों के साथ छुआछूत करते थे कि इसको नहीं छूना है, ये हमारे सामान को नहीं छू सकता। तो फिर संविधान के मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 17 आया और ये बोला कि अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए, और यदि कोई अस्पृश्यता का पालन करता है तो वो एक दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। तो छुआछूत बिल्कुल अंत हो जाना चाहिए, और ये एक प्रकार का मौलिक अधिकार है, और ये किस में बताया गया है? अनुच्छेद 17 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 18। अब देखिए दोस्तों, पुराने जमाने में आपको याद है, राजा महाराजा के टाइम में, या हम भारत देश के आज़ादी के पहले की बात करें, अलग अलग टाइप की उपाधियां मिलती थी। राजाधिराज, महाराजा, बादशाह, सुल्तान, ये सब उपाधियों का अंत कर दिया गया अनुच्छेद 18 में। अब किसी भी प्रकार की उपाधि इस तरीके की नहीं मिल सकती, जैसे कि अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो वो ऐसी कोई उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते लाइक बादशाह नरेंद्र मोदी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। क्लियर है? लेकिन दो जगह पर छूट दी गई है। पहला है शिक्षा के क्षेत्र में, और दूसरा है रक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में उपाधियां मिल सकती है, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट। रक्षा के क्षेत्र में भी उपाधियां मिलती है, जैसे कि कैप्टन, मेजर, कर्नल। क्लियर है? तो केवल शिक्षा और रक्षा के क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो फिर किसी भी अन्य क्षेत्र में उपाधियां नहीं मिल सकती, और ये किस में बताया गया? अनुच्छेद 18 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। हमारा अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में रिट संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 32 में। अब देखिए दोस्तों, जब भी हमारे संविधान के मौलिक अधिकार को छीना जाए, मौलिक अधिकार कहाँ है? भाग 3 में। तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी कर सकता है, और हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। अब यहाँ पर स्पेशली तो नहीं बताया गया है कि ये सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं या हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन आप ऑप्शन को देखकर अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पर अनुच्छेद 226 तो है नहीं, तो फिर 32 ही है ना यहाँ पर, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 32। तो ये रिट जारी करने का अधिकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास भी है और हाई कोर्ट के भी पास है। क्लियर है? और सुप्रीम कोर्ट के पास अनुच्छेद 32 के तहत है और हाई कोर्ट के पास अनुच्छेद 226 के तहत है। अब हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन के प्रावधान के बारे में बताया गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 40। संविधान का भाग 4, जिसमें डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है, कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 36 से लेके अनुच्छेद 51। अब देखिए इसी के बीच में आ रहा है अनुच्छेद 40। ठीक है, मतलब ये जो अनुच्छेद 40 है वो डीपीएसपी का भाग है, और ये क्या बोल रहा है कि जो राज्य है वो ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। तो ये किस में बताया गया है ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में? अनुच्छेद 40 में। क्लियर है? अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने के प्रावधान के बारे में बताया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 44। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 44 भी डीपीएसपी का ही भाग है। यहाँ पर आप देख लीजिए, भाग 4 डीपीएसपी अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है, तो ये 44 में आ रहा है, तो ये भी डीपीएसपी का ही भाग है। अब ये समान नागरिक संहिता जो कि अनुच्छेद 44 में दिया गया है, ये क्या होता है? देखिए दोस्तों, अलग अलग तरह के कानून होते हैं धर्म के आधार पर, जैसे कि हिंदू विवाह अधिनियम, मुस्लिम विवाह अधिनियम, पारसी विवाह अधिनियम। मतलब आप देख रहे हैं कि जो कानून है वो धर्म के आधार पर है, हिंदू, मुस्लिम और ये जो पारसी। तो अनुच्छेद 44 में ये बोला गया है कि कोशिश करना चाहिए, कोशिश किया जाएगा समान नागरिक संहिता, एक देश और एक कानून, हर धर्म के व्यक्ति के लिए केवल एक कानून होगा, और ये बताया गया है डीपीएसपी के अनुच्छेद 44 में। आपको मैं ये भी बता दूं, अभी जो प्रेजेंट की सरकार है ना बीजेपी की, वो कोशिश भी कर रही है यूसीसी लाया जाए, हर देश के मतलब इस देश के हर नागरिक के लिए एक ही कानून हो, धर्म के आधार पर कानून ना हो। अगला सवाल की ओर बढ़े।
संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य में विभाजन के बारे में बताया गया है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 50। देखिए दोस्तों, हमारी जो सरकार है ना, उसके 3 अंग हैं। कौन कौन से मैं आपको यहाँ पर लिख कर बता देती हूँ। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका क्या करती है? ये कानून बनाने का काम करती है। कार्यपालिका क्या करती है? विधायिका ने जो कानून बनाया है ना, उसका पालन करवाती है, उसको लागू करने का काम करती है। और ये विधायिका और कार्यपालिका सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, कहीं ये संविधान के खिलाफ तो काम नहीं कर रहे हैं, ये देखने का काम करती है न्यायपालिका। तो हमारे संविधान का अनुच्छेद 50 ये कहता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन दोनों के कार्य को अलग अलग रखा जाएगा। इन दोनों के काम में एक किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं होगा, कोई एक दूसरे के काम में दखलंदाजी नहीं देगा। क्लियर है? ये किस में बताया गया? संविधान के अनुच्छेद 50 में। ये भी डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 का ही आर्टिकल है। अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है? और इसका सही आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 52 में। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 52 में ये बोला गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और जब भी ये बोला जाता है ना, होगा शब्द, मतलब होना ही चाहिए। ये राष्ट्रपति का जो पद है वो एक दिन, एक घंटे के लिए भी खाली नहीं रह सकता। किसी भी हालत में भारत का एक राष्ट्रपति तो होना ही चाहिए। और ये बात हमें किस में बताया गया है? अनुच्छेद 52 में। क्लियर है? तो भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख सबसे पहले अनुच्छेद 52 में किया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अगला सवाल की ओर बढ़ जाते हैं हम। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी बताया गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 53। दोस्तों याद रखिए, संघ मतलब पूरा भारत देश की बात कर रहे हैं, उसकी जो कार्यपालिका शक्तियां हैं वो किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में। ये अनुच्छेद 53 में बताया गया है। लेकिन अगर एग्जाम में ये पूछे कि राज्यों की कार्यपालिका शक्तियां किस में निहित होती है, तो याद रखिए जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है ना, वो राज्यपाल में निहित होती है, राज्यपाल में। और ये कौन से अनुच्छेद में बताया गया? 154 में। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, ये अनुच्छेद 53 में। और राज्यों की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है, ये अनुच्छेद 154 में बताया गया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है? और इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 54 में। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल, इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा, कौन कौन वोट देगा। तो कौन कौन वोट देता है इसमें? देखिए, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, ध्यान रखिए मैंने कहा है लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, इसको इंग्लिश में मैं बोल सकती हूँ इलेक्टेड एमपीज। क्लियर है? और साथ ही साथ जो राज्यों में विधानसभा होती है ना, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा, तो उस विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य, जिसको मैं क्या बोल सकती हूँ इंग्लिश में? इलेक्टेड एमएलएज। अब देखिए यहां पर मैंने निर्वाचित कहा है। केवल निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट देने के लिए भाग लेते हैं। कभी भी मनोनीत सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट नहीं देते हैं। तो इलेक्टेड एमपीज और इलेक्टेड एमएलएज राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। और ये बात कहाँ बताया गया है? अनुच्छेद 54 में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है ना, तो एक बार कमेंट में बताइए कि मैडम एक्सप्लेनेशन हमको अच्छा लग रहा है, या फिर और मैम और इजी तरीके से बताइए हमें, ये भी आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 56। दोस्तों अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन किया गया है। तो कितना होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल? तो याद रखिए जिस दिन राष्ट्रपति ने पद ग्रहण किया है, पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक। क्लियर है? पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, और ये अनुच्छेद 56 में बताया गया है। अगले सवाल की ओर हम बढ़े।
संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 61। अब दोस्तों समझिए, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसे महाभियोग कहा जाता है। क्लियर है? और इसके बारे में अनुच्छेद 61 में बताया गया है। अब आपको ये भी बात ध्यान में रखना है कि राष्ट्रपति के अलावा और भी लोगों को तो पद से हटाया जाता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जैसे कि हाई कोर्ट के जज हैं, लेकिन उनको हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग नहीं कहा जाएगा। केवल राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया के लिए ही इस शब्द का उपयोग किया जा सकता है, महाभियोग। महाभियोग केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए ही उपयोग में किया जाता है। ठीक है, तो ये कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 61 में। अगले सवाल की ओर बढ़े। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा बताया गया है? और इसका सही आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 64 में। देखिए दोस्तों, हमारे दो सदन हैं। कौन कौन से? एक तो है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। लोकसभा में क्या होता है? अध्यक्ष होता है और होता है उपाध्यक्ष। ठीक है। राज्यसभा में होता है सभापति और क्या होता है? उपसभापति। राज्यसभा के सभापति के बारे में मैं आपको बता दूं कि हमारे देश का जो उपराष्ट्रपति होता है ना, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, वही राज्यसभा का सभापति भी होता है। फिर से मैं बता रही हूं, राज्यसभा में होते हैं सभापति और उपसभापति, और राज्यसभा का सभापति कौन होता है? इस देश का उपराष्ट्रपति। और ये कहाँ बताया गया है? अनुच्छेद 64 में। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन के बारे में बताया गया है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 559 में। देखिए दोस्तों, भाग 3 क्या है आपको पता ही होगा। भाग 3 है हमारा फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। और जब राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है ना, तो ये मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया जाता है। लेकिन याद रखिए, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 इसको छोड़कर बाकी के जो मौलिक अधिकार हैं वो स्थगित हो जाते हैं। कब? जब राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है। और ये कौन से आर्टिकल में बताया गया? आर्टिकल 359 में। अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 72। दोस्तों याद रखिए, राष्ट्रपति के पास क्षमादान करने की शक्ति है। जैसे कि अगर किसी अपराधी को फांसी की सजा दी गई है तो वो उसको आजीवन कारावास में बदल सकता है। किसी को अगर 25 साल की सजा दी है तो वो उसको 15 साल में बदल सकता है। तो ये जो क्षमादान की शक्ति है ना राष्ट्रपति की, ये अनुच्छेद 72 में बताए गए हमारे संविधान के। अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख बताया गया है? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 76। दोस्तों ये भारत का महान्यायवादी क्या होता है? देखिए, महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और ये एक्चुअली में भारत सरकार का वकील होता है, जो भारत सरकार को कानूनी सलाह देता है। भारत के किसी भी कोर्ट में भारत सरकार की तरफ से केस लड़ता है और उसे बोला जाता है भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और इसके बारे में कहाँ बताया गया है? अनुच्छेद 76 में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का उल्लेख है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद आर्टिकल 79। देखिए दोस्तों, संसद के गठन के बारे में, संसद के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और तीसरा होता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। तो संसद किन से मिलकर बना है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि संसद में कितने सदन होते हैं, कितने सदन अगर पूछा जाए, तो फिर सदन तो 2 होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। क्लियर है ये? अगर अंग पूछा जाए तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और कितने सदन होते हैं? तो फिर 2 ही सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और इसीलिए ना इसको बोला जाता है द्विसदनीय, क्योंकि 2 सदन है।
क्लियर है? तो हमारा जो संसद है वो द्विसदनीय है, लेकिन अगर अंग पूछा जाए तो वो 3 है। और ये किस में बताया गया? आर्टिकल 79 में। अगले सवाल की ओर बढ़ें। राज्यसभा के किस अनुच्छेद में संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का उल्लेख है? तो राज्यसभा का उल्लेख कहाँ है दोस्तों? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख है। अगला सवाल की ओर बढ़ जाते हैं हम। संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 81 में। देखिए दोस्तों, पुराना क्वेश्चन देखिए, पिछला क्वेश्चन, राज्यसभा का उल्लेख है अनुच्छेद 80 में और लोकसभा का उल्लेख है अनुच्छेद 81 में। तो इसको याद करना भी बहुत आसान है। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो राज्यसभा होती है उसका कार्यकाल कितना होता है, तो मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा का कोई कार्यकाल होता ही नहीं है, ये अनंत है। जब तक संसद रहेगी तब तक राज्यसभा का कार्यकाल चलता रहेगा। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष होता है। क्लियर है? अब अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि लोकसभा का कार्यकाल कितना है, लोकसभा का कार्यकाल है 5 वर्ष। ये अनंत नहीं है, लोकसभा हर 5 साल में डिसॉल्व हो जाती है। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है, तो वो भी होता है 5 वर्ष। क्लियर है? राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं है, जब तक देश में संसद रहेगा तब तक राज्यसभा चलती रहेगी। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है 6 वर्ष, लोकसभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष है और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल भी 5 वर्ष है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग का उल्लेख है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 148। वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है ना, कैग, इसके बारे में संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक डिटेल में बताया गया है। क्लियर है? वैसे ये नियंत्रक और महालेखा परीक्षक करते क्या हैं? ये राज्य और केंद्र के जितने भी खर्चे हैं, आमदनी है, सबकी ऑडिटिंग करते हैं। क्लियर है? ये ऑडिटिंग का काम करते हैं। और ये किसमें बताया गया? अनुच्छेद 148 से 151 तक। अब ऑप्शन को देख के आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ऑप्शन बी 148 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 155। क्लियर है? दोस्तों, अगर आपसे ये पूछा जाए कि राज्यपाल की नियुक्ति करता कौन है, तो याद रखिए राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ठीक है? अच्छा, राष्ट्रपति क्या स्वयं से राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? नहीं, राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह से राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। और ये किस में बताया गया? अनुच्छेद 155 में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 213 में। देखिए दोस्तों, राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या होती है? अध्यादेश क्या होता है? देखिए, जब सदन में कोई भी सत्र ना चल रहा हो, अब ये राज्यपाल की बात कर रहा है, मतलब राज्य की विधायिका में अगर कोई भी सत्र ना चल रहा हो और किसी कानून को लाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ गई हो, इमरजेंसी हो कि ये समय इस कानून को तो लाना ही है, फिर राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है और उस कानून को लाता है। और उस कानून की शक्ति बिल्कुल वैसे ही होती है जो राज्य की विधायिका जो कानून बनाती है ना, वो। तो ये राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। किसमें बताया गया? ये अनुच्छेद 213 में। अच्छा दोस्तों, ये तो राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, राष्ट्रपति की भी तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। जब लोकसभा और राज्यसभा में कोई सत्र ना चल रहा हो, उस वक्त अगर किसी प्रकार के कानून की आवश्यकता पड़े तो राष्ट्रपति भी अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ये कहाँ बताया गया हमको? आर्टिकल 123 में। देखिए, राज्यपाल का 213 में और राष्ट्रपति का 123 में। आसान है इसको याद रखना। तो अगले सवाल की ओर हम बढ़ें। संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान है? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 2, आर्टिकल 2। दोस्तों, ये नए राज्यों के स्थापना करने की जो शक्ति है ना, वो देश की संसद के पास होती है, याद रखिए। और अनुच्छेद 2 में क्या बताया गया है कि जैसे कि कोई फॉरेन टेरिटरी है, विदेशी
राज्य क्षेत्र, जैसे अपन को कभी पाकिस्तान को अपने में मिलाना पड़ा, तब संसद किस प्रकार से कानून बनाकर उसको भारत संघ में मिलाएगा, ये बताया गया अनुच्छेद 2 में। क्लियर है? तो ये नए राज्यों की स्थापना के बारे में अनुच्छेद 2 में बताया है। नए राज्यों की स्थापना करने की शक्ति जो है वो संसद के पास होती है। अगले सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान के बारे में बताया गया है? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 5। देखिए दोस्तों, मैंने बताया ना, संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक पूरा नागरिकता के प्रावधान के बारे में बताया है। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान, तो 5 से ही तो शुरू हो रहा है नागरिकता का प्रावधान, इसलिए अनुच्छेद 5 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता के प्रावधान के बारे में बताया गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 8। देखिए दोस्तों, बताया मैंने, भाग हमारा जो 2 है उसकी हेडिंग ही नागरिकता है, जिसमें अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक हैं, अलग अलग प्रकार के नागरिकता के प्रावधान बताए गए हैं। तो अनुच्छेद 8 में बताया गया है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए फिर नागरिकता का प्रावधान क्या होगा। क्लियर है? अगला सवाल देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित का प्रावधान के बारे में बताया गया है? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 9 में। देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ पर ना एकल नागरिकता है, ध्यान से समझिए। एकल नागरिकता मतलब क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति भारत देश का नागरिक है, अब वो भारत का नागरिक होते हुए किसी अन्य देश की नागरिकता को अगर ग्रहण कर लिया, तो इस देश की नागरिकता तो उसी वक्त खत्म हो जाएगी। क्लियर है? तो इसलिए हमारे यहाँ पर है एकल नागरिकता, और ये कहाँ बताया गया है? अनुच्छेद 9 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन का सीरीज है ये, उसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 29, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 12। दोस्तों, जब भी मैं राज्य बोलूं, आपके दिमाग में क्या आता है? हमारे देश के 28 राज्य आते हैं ना दिमाग में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। तो हमारे संविधान में ना, याद रखिए, राज्य की अलग तरीके से परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 12 में। मैं आपको बताऊं कौन सी है वो परिभाषा। देखिए, राज्य शब्द में भारत की सरकार आती है, मतलब केंद्र सरकार, और भारत की संसद। राज्यों की सरकार, जो अलग अलग राज्य है ना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, 28 राज्य, उन राज्यों की सरकार और उन राज्यों की विधायिका, विधायिका आप समझ रहे हैं, जो कानून बनाती है, और भारतीय क्षेत्र के भीतर सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकरण, इन सबको मिलकर बोला जाता है राज्य। तो आज से आप याद रखिए, राज्य अगर बोला जाए संविधान में, तो उसका 2 तरीके से मतलब होगा। एक राज्य तो वो जो आप जानते हैं, जो 28 राज्य हैं, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, और ये जो दूसरा राज्य है जिसकी चर्चा अनुच्छेद 12 में की गई है, उसमें ये सारे शामिल होते हैं, भारत की सरकार, राज्य की सरकार, संसद, राज्य की विधायिका और भारतीय क्षेत्र के भीतर सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकरण। तो आपको सेंटेंस को पढ़ के समझना होगा कि ये 28 राज्यों वाले राज्य की बात कर रहा है या इस राज्य की बात कर रहा है। ये जब आप संविधान का जो सेंटेंस पढ़ोगे ना, तब खुद से समझना पड़ता है ये चीज। क्लियर है? तो जब भी अब मैं राज्य कहूं, तो ये आपको समझना होगा कि मैं कौन से राज्य की बात कर रही हूं। अगला सवाल की ओर बढ़े। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 33। अब दोस्तों समझिए, हमारे पास कई सारे मौलिक अधिकार हैं, उसमें एक मौलिक अधिकार है आर्टिकल 19। इसमें बहुत सारे हैं, जैसे कि बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी। अब जो सशस्त्र बल हैं, जो डिफेंस फोर्स है ना, या फिर जो खुफिया एजेंसी है, अगर वहाँ के अधिकारी बोलने लगे कि मुझे जो भी जानकारी है ना, मैं तो बोलूँगा, मैं सोशल मीडिया में पोस्ट करूँगा, मैं माइक में आके बोलूँगा, क्योंकि मेरे पास तो आर्टिकल 19 है, मेरे पास तो बोलने की आज़ादी है,
तो बताइए फिर इस देश की सुरक्षा का क्या होगा। इसीलिए आर्टिकल 33 में ये बोल दिया गया कि जो सशस्त्र बल के सदस्य हैं, जो डिफेंस के सदस्य हैं, जो खुफिया एजेंसी के सदस्य हैं, उनके मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है। कौन करता है? संसद करता है। कैसे करता है भाई? संसद कानून बना के करेगा ना। तो आर्टिकल 33 ये बात करता है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में मजदूरी और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करने के बारे में बताया गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 43। डीपीएसपी का ही भाग है। क्यों डीपीएसपी का भाग है? क्योंकि आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 के बीच में है, और इसी में बताया गया है अनुच्छेद 43 में कि राज्य जो है मजदूर और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करेगा। क्लियर? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। संविधान के किस अनुच्छेद में महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण के बारे में बताया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 49 में। अनुच्छेद 49 जो फिर से डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है। ये बोलता है कि राज्य ये प्रयत्न करेगा कि वो महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करे। ये किस में बताया? अनुच्छेद 49, आर्टिकल 49 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 51। देखिए दोस्तों, आपको पता ही होगा हम वसुदैव कुटुंबकम पे भरोसा करते हैं, हम पहले से कभी भी अटैक नहीं करते हैं। तो संविधान का अनुच्छेद 51 में बोलता है कि राज्य को हमेशा प्रयत्न करना होगा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए। राज्य बोल रही हूँ, मतलब कि पूरा भारत सरकार, राज्य सरकार, संसद, राज्य की विधायिका, सब अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा पर बल देगा। ठीक है, हम लड़ाई झगड़े पे भरोसा नहीं करते, हम शांति और सुरक्षा पर भरोसा करते हैं, और ये हमें आर्टिकल 51 में बताया गया है। क्लियर? अगले सवाल की ओर बढ़ें। दोस्तों, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है ना, तो आप क्वेश्चन नंबर, वो क्वेश्चन लिखकर आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित पद्धति के बारे में बताया गया है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 55। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति का निर्वाचन की पद्धति क्या होगी, तरीका क्या होगा, ये बताया गया है अनुच्छेद 55 में। वैसे मैं आपको बताऊं, ये आर्टिकल 55 में ना बहुत डिटेल में नहीं बताया गया है कि किस तरीके से निर्वाचन होगा, एकदम शॉर्ट में बताया गया। इसलिए ना संसद ने एक कानून पास किया, उस कानून का नाम मैं यहाँ पर लिखती हूँ। ये है वो कानून का नाम, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952। संसद ने ये कानून पास किया और बहुत डिटेल में ये लिखकर बताया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका क्या होगा। क्लियर है? वैसे संविधान ने भी शॉर्ट में बता दिया था आर्टिकल 55 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता के बारे में बताया गया है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 57। दोस्तों, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता क्या है? तो याद रखिए, भारत में कोई भी व्यक्ति जो है कितने भी बार जो है चुनाव लड़ सकता है, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन अगर आप यूएसए की बात करो ना, तो मैक्सिमम एक व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। भारत में कोई लिमिट नहीं है, जितना भी खड़ा होना चाहे हो सकते, जितने भी बार जो है वो चुनाव में भाग लेना चाहे ले सकता है। तो ये कहाँ बताया हमको? अनुच्छेद 57 में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताओं के बारे में बताया गया है? सही आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 58 में। अनुच्छेद 58 में बताया गया है कि एक राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। देखिए, पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो जन्म से ही भारत का नागरिक हो, कभी भी वो भारत का नागरिक अगर बन गया ना, तो वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। अमेरिका के साथ ऐसा नहीं है। यूएसए में राष्ट्रपति पद के लिए जो व्यक्ति खड़ा होता है वो जन्म से उसका नागरिक होना चाहिए, वो जन्म से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का नागरिक होगा तभी वो चुनाव लड़ सकता है। भारत में कुछ नहीं है, आप कभी भी नागरिकता लो और चुनाव लड़ने के लिए रेडी हो, लेकिन 35 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए, 35 वर्ष को पूरा किया हुआ होना चाहिए। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो योग्यता होती है ना, उन सारी योग्यताओं को आप भी पूरा करते रहो। अगर आप में ये सारी योग्यताएं हैं तो आप राष्ट्रपति के चुनाव लड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों के बारे में बताया गया है? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन डी, आर्टिकल 59। देखिए, राष्ट्रपति पद के लिए शर्त, इसके पहले वाले क्वेश्चन में योग्यता की बात किया था, इस क्वेश्चन में पद के लिए शर्तों की बात कर रहा है। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है। अब देखते हैं कि शर्तें क्या होती है इस पद पर बने रहने के लिए। संसद के किसी सदन, मतलब कि वो लोकसभा भी हो सकता है और राज्यसभा भी हो सकता है, या कोई राज्य का विधानमंडल जैसे कि विधानसभा हो या विधान परिषद हो, इन सबका ना सदस्य नहीं होना चाहिए, वो सदस्य नहीं होगा। यदि संसद के किसी सदन या राज्य के विधानमंडल में किसी भी सदन का अगर वो सदस्य है और अगर वो राष्ट्रपति के पद के लिए चुना जाता है, तो जिस दिन वो राष्ट्रपति का पद धारण करेगा ना, पुराने सारे पोस्ट खत्म हो जाते हैं। एग्जाम्पल से समझाऊं, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति एमपी है कहीं का, वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है और वो जीत जाता है, तो जिस दिन वो राष्ट्रपति पद का शपथ ग्रहण करेगा, उसका एमपी का सीट खत्म। एक टाइम पर एक ही पोस्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति एमपी भी है और राष्ट्रपति भी है, एमएलए भी है और राष्ट्रपति भी है। तो ये शर्तें हैं राष्ट्रपति के पद के लिए। अब आपको समझ में आया कि योग्यता अलग है और शर्तें अलग हैं। अगला सवाल की ओर बढ़ें। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख है? और दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 60। वैसे दोस्तों, मैं आपको बताऊं, आपको पता ही होगा ना, हमारे यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े सरकारी पोस्ट हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और ये हम बोल सकते हैं एमपीज, एमएलए, सब जो हैं अपना पद ग्रहण करने से पहले शपथ लेते हैं। क्लियर है? सबके शपथ के बारे में बताया गया है हमारे संविधान की अनुसूची, 12 अनुसूची है ना, तो संविधान की अनुसूची नंबर 3 में सबके शपथ के बारे में बताया गया है। लेकिन 3 के शपथ के बारे में बकायदा अनुच्छेद में लिखा गया है, अनुसूची में नहीं लिखा गया है। 3 ऐसे पद हैं जिनके शपथ के बारे में संविधान में अनुच्छेद में लिखा गया है, आर्टिकल में लिखा गया है। कौन कौन से हैं वो? एक तो है हमारे देश का राष्ट्रपति, इसके शपथ के बारे में लिखा गया है आर्टिकल 60, अनुच्छेद 60 में। दूसरा है उपराष्ट्रपति, इसके शपथ के बारे में लिखा है आर्टिकल 69 में। और तीसरा याद रखिए, राज्यपाल, जो राज्यों के गवर्नर होते हैं ना, उनके शपथ के बारे में लिखा गया है आर्टिकल 159 में। इन 3 पोस्ट को अगर आप छोड़ दें, अब जितने भी पोस्ट आते हैं उन सब के शपथ के बारे में आपको जाना होगा शेड्यूल 3 में, वहां आपको मिलेगा। और इन 3 का शपथ आपको संविधान के अनुच्छेदों में मिलेगा। क्लियर है? तो ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट होते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ें, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो तो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 में ये उल्लेख किया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। याद रखिए, उपराष्ट्रपति का एक जो पद होता है वो एक ऐसा पद होता है जो एक दिन के लिए भी खाली नहीं होता है। किसी व्यक्ति का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही नए उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है, क्योंकि एक दिन के लिए भी पोस्ट खाली नहीं रह सकता। तो ये कौन से अनुच्छेद में बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 63 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 40। संविधान के किस अनुच्छेद में आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति नहीं होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करने के बारे में बताया गया है? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 65 में। देखिए दोस्तों, मैंने पहले ही बताया कि राष्ट्रपति का पद एक दिन के लिए भी खाली नहीं हो सकता। अब कभी तो ऐसा होगा ना कि कोई राष्ट्रपति है, दुर्भाग्यवश उसकी अचानक कोई मृत्यु हो जाती है, तबीयत सही नहीं है, कुछ भी हो सकता है, तो उसकी जगह फिर काम करेगा उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो फिर काम करेगा सीजेआई, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अब अगर ये भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश, सीनियर मोस्ट जज। प्रेसिडेंट नहीं तो वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट नहीं तो सीजेआई, और अगर सीजेआई नहीं तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मतलब कोई ना कोई तो रहेगा। अब आप ये मत बोलना कि सीनियर मोस्ट जज भी ना रहे तो, अरे भाई इतने सीनियर मोस्ट जज हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी ना हो। क्लियर है? तो ये राष्ट्रपति नहीं तो उपराष्ट्रपति, ये कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? आर्टिकल 65 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित प्रावधान है?
और इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी अनुच्छेद 66। दोस्तों राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं? उपराष्ट्रपति के बारे में पूछा है ना, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। तो देखिए लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, अब सभी सदस्य मैं बोल रही हूं ना, तो उसमें इलेक्टेड भी आएंगे प्लस नॉमिनेटेड भी आएंगे, निर्वाचित भी आएंगे और मनोनीत भी आएंगे। तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य किसमें भाग लेते हैं? उपराष्ट्रपति के चुनाव में। क्लियर? और ये कौन से आर्टिकल में बताया है? आर्टिकल 66 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी अनुच्छेद 67, 67 बोलते हैं ना इसको। अच्छा, कितना होता है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल? 5 वर्ष। पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक का कार्यकाल होता है किसका? उपराष्ट्रपति का। तो यही कार्यकाल तो राष्ट्रपति का भी होता है। क्लियर है? तो उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में हमको बताया है आर्टिकल 67 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का उल्लेख है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 74, आर्टिकल 74 अनुच्छेद 74। देखिए दोस्तों, भारत का एक राष्ट्रपति होता है। क्या राष्ट्रपति अपना काम खुद से करता है? नहीं, जो मंत्री परिषद उसको सलाह देता है ना, उस सलाह के हिसाब से जो है वो राष्ट्रपति कार्य करता है। मैं आपसे एक और सवाल पूछूं, मंत्री परिषद जो सलाह देगा वही राष्ट्रपति जो है करेगा। क्या राष्ट्रपति बाध्य है जो मंत्री परिषद सलाह दे उसको मानने के लिए? तो मैं आपको बताऊं, संविधान में ना एक संशोधन हुआ जिसको बोलते हैं 44वां संविधान संशोधन, और ये कब किया गया? 1978 में। इसमें क्या बोला? राष्ट्रपति चाहे तो मंत्री परिषद ने जो सलाह दिया है उसको एक बार लौटा सकता है कि मुझे आपकी सलाह नहीं अच्छी लगी। मंत्री परिषद दोबारा वो सलाह भेजता है, अब राष्ट्रपति बाध्य है मानने के लिए। तो एक बार लौटा सकता है, एक से ज्यादा बार राष्ट्रपति जो है नहीं लौटा सकता, फिर वो बाध्य हो जाता है। क्लियर? अगले सवाल की ओर बढ़े। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी अनुच्छेद 78 में। देखिए दोस्तों, बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि संसद में कानून बनाना या फिर कार्यपालिका में कोई नया पॉलिसी लाना। जितने भी काम जो मंत्री परिषद कर रहा है, प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि वो राष्ट्रपति को बताए, राष्ट्रपति को जानकारी देना प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि कहाँ पर क्या काम चल रहा है, विधायिका में कौन सा बिल पेश किया जा रहा है, कार्यपालिका में कौन सी पॉलिसी को एग्जीक्यूट किया जा रहा है, क्रियान्वित किया जा रहा है। ये सब प्रधानमंत्री की ड्यूटी होती है कि वो राष्ट्रपति को बताए। और ये कहाँ पर बताया गया? अनुच्छेद 78 आर्टिकल 78 में। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के सदन की अवधि का उल्लेख है? और इसका सही आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 83। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया ना, संसद के सदन कितने सदन है? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। और राज्यसभा का कार्यकाल कितना है? कोई कार्यकाल नहीं है, अनंत है ये। जब तक सदन है तब तक राज्यसभा है। सदस्यों का कार्यकाल कितना है? लोकसभा का 5 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष। क्लियर है? तो ये जो कार्यकाल है ना, इसके बारे में बताया गया हमको आर्टिकल 83 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की सदस्यता के लिए योग्यता के बारे में बताया गया है? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी अनुच्छेद 84 में। दोस्तों संसद के सदस्यों की योग्यता क्या होगी? भारत का नागरिक हो, अगर लोकसभा का सदस्य हो तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो, राज्यसभा का सदस्य हो तो न्यूनतम आयु 30 वर्ष हो। याद रखना, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु जो होगी वो 30 वर्ष होगी। क्लियर है? तो ये सदस्य की योग्यता के बारे में आपको डिटेल में मिलेगा संविधान के अनुच्छेद 84 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख है? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए आर्टिकल 89 में। तो दोस्तों पता है ना आपको, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। कभी कभी ना आपको सभापति ना मिलकर पदेन सभापति मिलेगा, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। क्लियर है?
इंग्लिश में बोलते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो ये आर्टिकल 89 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 110। दोस्तों विधेयक जो है 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है सामान्य विधेयक, दूसरा होता है वित्त विधेयक, तीसरा होता है धन विधेयक और चौथा होता है संविधान संशोधन विधेयक। 4 प्रकार के विधेयक हैं। ये धन विधेयक के बारे में बताया है आर्टिकल 110 में, अनुच्छेद 110 में। क्लियर है? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण मतलब कि बजट का उल्लेख है? और दोस्तों याद रखिए ये संघ के बजट का उल्लेख है ना। अभी हम एक बार राज्य का बजट भी देखेंगे। तो संघ में भी तो केंद्र सरकार, एक तो केंद्र सरकार बजट पेश करती है, राज्य सरकार भी तो बजट पेश कर रही है। ये संघ के बजट के बारे में बता रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 112। ये संघ में वार्षिक वित्तीय बजट, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख करता है, अनुच्छेद 112। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 123। मैंने पहले ही बताया था जब मैं राज्यपाल के अध्यादेश की जारी करने की शक्ति के बारे में बता रही थी। तो राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में किस में बताया है? आर्टिकल 123 में। क्लियर है? और ये अध्यादेश क्या होता है ये मैं उस क्वेश्चन में एक्सप्लेन की हूँ। अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं फिर। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख है? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख है। अगर एग्जाम में ये पूछा जाए कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो याद रखिए राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। किसकी सलाह से करता है? तो याद रखना CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वैसे आपको पता ही होगा कि जजों की नियुक्ति के लिए हमारे पास एक कॉलेजियम सिस्टम होता है जिसमें CJI और अन्य जजेस भी होते हैं। तो एक कॉलेजियम सिस्टम होता है, लास्ट में जो अपॉइंट करता है ना, लास्ट में अपॉइंट करने का काम करता है राष्ट्रपति। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में तो आर्टिकल 124 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 143 में। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति के दिमाग में भी बहुत सारे सवाल होते हैं जो देश से संबंधित होते हैं, जो लोकहित से संबंधित होते हैं, या हो सकता है वो संविधान से संबंधित हो। तो राष्ट्रपति भी सलाह ले सकता है। किससे? उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट से। हाई कोर्ट से नहीं लेता है, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। तो ये राष्ट्रपति की शक्ति है कि वो उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। क्लियर है? और ये कौन से अनुच्छेद में बताया गया? अनुच्छेद 143 में। अगला सवाल देखें। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल का उल्लेख है? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 153 में। अनुच्छेद 153 में बताया गया है कि राज्यों में एक राज्यपाल होगा। दोस्तों मैं आपको एक और बात बताऊं, 2 या 2 से अधिक राज्य, 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए भी एक राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, हो सकता है। वैसे तो सबसे अच्छा यही रहता है कि एक राज्य के लिए एक राज्यपाल हो, लेकिन कभी कभी 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल हो सकता है। राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। क्लियर? अगले सवाल की ओर बढ़े फिर। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी के बारे में बताया गया है? इसका सही आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन बी, आर्टिकल 154, अनुच्छेद 154 में। ये राज्य की कार्यपालिका शक्तियां हैं। ठीक है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है, और संघ की कार्यपालिका शक्तियां, अगर संघ पूछ लेता तो संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। राज्य का पूछा जाए तो राज्यपाल में। किस में पूछा है? ये कौन से आर्टिकल में बताया गया है? ये आर्टिकल 154, अनुच्छेद 154 में। अगला सवाल क्या है हमारा? संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में बताया गया है? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, आर्टिकल 156, अनुच्छेद 156 में। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि राज्यपाल का ऐसा कोई
फिक्स टर्म नहीं होता कि 5 साल 6 साल। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, ये टर्म यूज होता है संविधान में, प्रसाद पर्यंत इस पद को धारण करता है। मतलब राष्ट्रपति नियुक्त करता है ना राज्यपाल को, तो राष्ट्रपति जब चाहे राज्यपाल को हटा सकता है, इसका कोई फिक्स्ड कार्यकाल नहीं होगा। अब क्या राष्ट्रपति खुद से ही डिसीजन लेगा कि किसको राज्यपाल नियुक्त करना है और किसको राज्यपाल हटा देना है? वो तो सारा काम मंत्री परिषद की सलाह से करता है, ठीक है। तो मंत्री परिषद की सलाह से राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करेगा और हटा भी सकता है। तो राज्यपाल का ऐसा कोई 5 साल 6 साल का कोई टर्म ऑफ ऑफिस नहीं होता, कोई कार्यकाल नहीं होता है। आर्टिकल 156 जो है वो राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य का महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है? और दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 165। राज्य का महाधिवक्ता ये राज्य सरकार का वकील होगा, जो राज्य सरकार को कानूनी सलाह देगा, कोर्ट में जो है राज्य सरकार की तरफ से केस लड़ेगा, ठीक है। एक होता है संघ का महान्यायवादी, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वो भारत सरकार का वकील है। यह राज्य का महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, ये राज्य का, केंद्र सरकार का नहीं, राज्य सरकार का वकील है। तो राज्य सरकार के वकील जिसको महाधिवक्ता कहते हैं, उसको संविधान के अनुच्छेद 165 में बताया गया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है? सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 167, आर्टिकल 167। देखिए दोस्तों, अब आपको पता ही है ना कि हमने पुराना क्वेश्चन में क्या देखा था कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि वो राष्ट्रपति को जानकारी दे, तो वैसे ही राज्यों में मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है कि वो क्या काम कर रहा है वो राज्यपाल को जानकारी दे, और ये आर्टिकल 167 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के विधानमंडल के गठन का प्रावधान के बारे में बताया गया है? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 168, आर्टिकल 168 में। तो राज्य के जो विधानमंडल होते हैं इसके भी 3 अंग हैं। कौन कौन से? एक तो हो जाएगा राज्यपाल, क्लियर है। दूसरा होगा विधान सभा, विधान सभा, और तीसरा हो जाता है विधान परिषद। याद रखना, द्विसदनीय व्यवस्था की बात कही गई है, लेकिन केवल 6 राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है, बाकी में तो केवल विधानसभा और राज्यपाल ही हैं। तो वो 6 राज्य कौन कौन से हैं ध्यान में रखिए, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ यहाँ पर। एक तो है उत्तर प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, चौथा तेलंगाना, पांचवा आंध्र प्रदेश और छठवां कर्नाटक। ये जो 6 राज्य हैं ना, वहां पर द्विसदनीय व्यवस्था है, इंग्लिश में बाई कैमरल बोला जाता है। और इन 6 को छोड़कर जो बाकी राज्य हैं वहां पर केवल विधानसभा है, एक सदन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो याद रखना भाई, राज्यों के विधानमंडल के गठन के बारे में आर्टिकल 168 में बताया गया है। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के प्रावधान के बारे में बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 214, आर्टिकल 214। दोस्तों याद रखिए, अभी अगर आपसे पूछा जाए हमारे देश में अभी कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो याद रखना टोटल 25 उच्च न्यायालय हैं। सबसे प्राचीन उच्च न्यायालय कहाँ का है? कोलकाता। कोलकाता हाई कोर्ट जो है ना वो सबसे प्राचीन है, सबसे ओल्ड है। कब हुआ था इसका स्थापना? 2 जुलाई 1862 में इसकी स्थापना हुई थी। तो टोटल अभी 25 है और सबसे पुराना कौन सा है? कोलकाता हाई कोर्ट, क्लियर है। तो उच्च न्यायालय के प्रावधान के बारे में आर्टिकल 214 में बताया गया, अनुच्छेद 214 में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद का सभापति और उपसभापति के बारे में बताया गया है? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 182। दोस्तों सेम जैसे कि संघ में राज्यसभा होती है ना, वैसी राज्य की विधायिका में विधान परिषद होता है। तो राज्य की जो विधान परिषद है वहां पर होगा सभापति, और क्या होगा? उपसभापति। इसके बारे में आर्टिकल 182 में बताया गया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम।
संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद के उपसभापति का सभापति के तौर पर कार्य करने की शक्तियों के बारे में बताया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 184। सबसे पहले तो होता है हमारे विधान परिषद में सभापति। अब सभापति नहीं है, बीमार है, तो उसकी जगह पर कौन काम करेगा? उपसभापति काम करेगा। भाई इसीलिए तो उपसभापति नाम का पोस्ट है कि जब सभापति ना हो तो इसका कार्य कौन करे? उपसभापति। तो ये हमारे अनुच्छेद 184 में बताया गया है। अगला सवाल देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल का सचिवालय के बारे में बताया गया है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 187। देखिए दोस्तों, हर राज्य का जो विधानमंडल होता है ना, राज्य की विधायिका, उसका अपना एक सचिवालय होता है, सेक्रेटेरिएट होता है। क्लियर है? तो इसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 187। याद रखिए, अब ये तो राज्य का विधानमंडल है। क्वेश्चन आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि संसद का सचिवालय, संसद का भी एक सचिवालय होता है, सेक्रेटेरिएट बोलते हैं जिसको, और उसके बारे में बताया जाएगा आर्टिकल 98 में। संसद के सचिवालय के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 98 में, और विधानमंडल के सचिवालय के बारे में बताया गया है आर्टिकल 187 में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 202। देखिए दोस्तों, आ गया यहाँ पर राज्य विधानमंडल का बजट। ये जो वार्षिक वित्तीय विवरण है ना, ये बजट है। तो बजट किसका? बजट राज्य विधानमंडल का। आर्टिकल 202 में बताया गया है, 202 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके पद की शर्तों के बारे में बताया गया है? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 217, आर्टिकल 217। तो दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। किसके परामर्श से? सीजेआई प्लस गवर्नर, इन दोनों के परामर्श से उच्च न्यायालय की नियुक्ति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन से आर्टिकल में? ये आर्टिकल 217 में। अगला सवाल देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बताया गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 231। दोस्तों देखिए, कुल अभी 28 राज्य हैं, लेकिन अगर हम टोटल हाईकोर्ट की बात करें तो 25 ही है। तो दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाईकोर्ट हो सकता है। वैसे मैं आपको एक और बात बताऊं, जैसे कि कोई राज्य है, वेस्ट बंगाल मान लेते हैं, और फिर एक केंद्र शासित प्रदेश ले लेते हैं, अंडमान निकोबार। इन दोनों के लिए ना एक ही हाईकोर्ट है, कोलकाता हाईकोर्ट। तो ये राज्य है और ये केंद्र शासित प्रदेश है, इन दोनों के लिए एक ही हाईकोर्ट है। कौन सा? कोलकाता हाईकोर्ट। ये भी पॉसिबल है। क्लियर है? तो यह दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बताया है आर्टिकल 231, 231 में। अगला सवाल। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत की संचित निधि का उल्लेख है? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 266 में। दोस्तों, ये संचित निधि क्या होता है? आपके पास अपना कोई अकाउंट है बैंक में, आपको जो भी सैलरी मिलती होगी, आप जो पैसा कमाते होंगे वो अपने अकाउंट में डालते होंगे, और जब भी आपको खर्चा करना होता आप वहीं से निकाल लेते हैं। तो ये वही अकाउंट है। लेकिन ये किसका अकाउंट है? ये भारत सरकार का अकाउंट है। इसको बोलते हैं संचित निधि, और इसके बारे में आर्टिकल 266 में बताया गया, अनुच्छेद 266 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 280 में। संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उल्लेख है। याद रखना है कि वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और प्रथम वित्त आयोग का गठन पूछा जाए, प्रथम वित्त आयोग कब गठित हुआ था? 1951 में। तो ये जो वित्त आयोग का उल्लेख है वो आर्टिकल 280 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है? ऑल इंडिया सर्विसेज। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, आर्टिकल 312। दोस्तों, आर्टिकल 312 में ऑल इंडिया सर्विस के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग
जिसको हम यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस जैसे कि सीजीपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीएससी, ये सारी चीज़ों का उल्लेख है। तो इसका सही आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 315 में। अनुच्छेद 315 में यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और अवधि के बारे में बताया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 316। दोस्तों याद रखिए, जो केंद्र में लोक सेवा आयोग है, जो केंद्र का लोक सेवा आयोग है, उनके सदस्यों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, और जो राज्यों में लोक सेवा आयोग है उनके सदस्यों की नियुक्ति करता है राज्यपाल। क्लियर है? केंद्र का राष्ट्रपति, राज्य का राज्यपाल। अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं फिर। संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के बारे में बताया गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 330। दोस्तों याद रखिए, आरक्षण की बात कर रहा है अनुसूचित जाति और जनजाति, एससी एसटी के लिए, लेकिन कहाँ? लोकसभा में। ये किसी कॉलेज, स्कूल या किसी जॉब के लिए आरक्षण की बात नहीं कर रहा है। यहाँ ध्यान देना, ये लोकसभा में एससी एसटी के आरक्षण की बात कर रहा है। तो इसके बारे में आर्टिकल में बताया गया 330 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षण के बारे में बताया गया है? सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 332। विधानसभा, ध्यान में रखिए, विधानसभा में जो एससी एसटी का रिजर्वेशन है उसके बारे में बताया गया अनुच्छेद 332, ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों के बारे में बताया गया है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 341, आर्टिकल 341। याद रखिए, किसी भी जाति को अनुसूचित जाति कौन घोषित करता है? राष्ट्रपति घोषित करता है। कैसे? याद रखना, जो राज्यों में राज्यपाल होते हैं ना, उसके परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति उस जाति को अनुसूचित जाति घोषित करता है। आर्टिकल 341, अनुच्छेद 341 में इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति एसटी के बारे में बताया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 342। सेम वही है दोस्तों, अनुसूचित जनजाति कौन घोषित करेगा किसी भी जाति को? राष्ट्रपति। किसकी सलाह से? उस राज्य के राज्यपाल की सलाह से, मतलब ये बोल सकते हैं परामर्श से, कंसल्टेशन से, पूछ पाछ के। पिछला क्वेश्चन को देखिए आप, आर्टिकल 341 एससी के बारे में है और आर्टिकल 342 एसटी के बारे में है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की परिभाषा का उल्लेख के बारे में बताया गया है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 343। दोस्तों संघ की राजभाषा ना, याद रखिए, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगा? यूनियन का। संघ की राजभाषा का उल्लेख है अनुच्छेद 343 में। अब क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि जो राज्य होते हैं ना, राज्य भी तो होते हैं, तो राज्य की राजभाषा, इसका उल्लेख कहाँ पर है? तो याद रखना 345 में। राज्यों की राजभाषा की बात की जाए तो वो अनुच्छेद 345 में, और संघ की राजभाषा, ठीक है, इसके बारे में बताया गया आर्टिकल 343 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की घोषणा का उल्लेख के बारे में बताया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352 में। जो आपातकाल की घोषणा होती है ना, इसके बारे में बताया गया अनुच्छेद 352 में। राष्ट्रपति जो है आपातकाल की घोषणा करता है, और याद रखिए कब कब करता है? 3 परिस्थितियां उत्पन्न होती है तब। एक तो है युद्ध, बिल्कुल युद्ध छिड़ जाए। दूसरा है बाह्य आक्रमण, कोई अचानक से आक्रमण कर दे। और तीसरा है सहस्त्र विद्रोह, मतलब देश के अंदर ही कोई मार धाड़ शुरू हो जाए, खून खराबा शुरू हो जाए, ठीक है, हथियारों के साथ। तो युद्ध, बाह्य आक्रमण और सहस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ये बात आर्टिकल 352 अनुच्छेद 352 में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध के बारे में बताया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 356। दोस्तों राज्यों में भी राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है।
कब किया जाएगा? जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, राज्य की जो विधायिका है, वहां की जो कार्यपालिका है, वो संविधान का पालन करने में असफल हो जाए, तब राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है, और ये बताया आर्टिकल 356 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन होने का उल्लेख है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 358 अनुच्छेद 358। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 360। देखिए दोस्तों, ये वित्तीय आपातकाल की बात कर रहा है, इसकी घोषणा भी राष्ट्रपति ही करता है। कब करता है? जब उसको ये महसूस होने लगे कि वित्तीय आपत्ति आने वाली है, तब जो है वो वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। वैसे सौभाग्य है इस देश का कि आज तक कोई भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है देश में, ठीक है। इमरजेंसी लगा है 3 बार, और राज्यों में राष्ट्रपति शासन तो लागू होता ही रहता है, लेकिन वित्तीय आपातकाल एक भी बार नहीं लगा है। तो इस वित्तीय आपातकाल के बारे में आर्टिकल 360 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान के बारे में बताया गया है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368। संविधान संशोधन क्या होता है? संविधान में किसी भी प्रकार का कोई सुधार, उसके शब्द में अभी अगर कोई बदलाव किया जाए ना, वो भी संविधान संशोधन होता है। तो इसके बारे में हमें आर्टिकल 368 में बताया गया है कि संविधान का संशोधन करने का तरीका क्या क्या होगा, प्रावधान क्या क्या होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों के नागरिक के अधिकार के बारे में बताया गया है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 8। दोस्तों, भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों के नागरिक के अधिकार के बारे में अनुच्छेद 8 में बताया गया है। आपको पता ही है, ये भाग 2 के अंतर्गत आ रहा है, जिसमें आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक के आर्टिकल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा के बारे में बताया गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 15। दोस्तों, एक मूवी आई थी आर्टिकल 15, आयुष्मान खुराना की ये मूवी थी, उसको देखना। आप उस मूवी को देखोगे ना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि आर्टिकल 15 क्या है। क्लियर है? तो ये एक प्रकार से समानता का अधिकार होता है, ये आर्टिकल 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में शांतिपूर्वक बिना हथियार के कहीं पर इकट्ठा होने के बारे में बताया गया है? सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19 का बी। वैसे इसको अगर मैं डिटेल में बताऊं, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब आर्टिकल जो है बी, ये है कि शांतिपूर्वक बिना हथियार के कहीं पर इकट्ठा हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, संविधान के किस अनुच्छेद में देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19 का डी। रियल में है एक्चुअली आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब आर्टिकल क्लॉज डी। यहाँ पर याद रखिए, देश के किसी भी भाग में, देश के अंदर, टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता के बारे में बताया है। लेकिन अगर ये पूछा जाए विदेश घूमने की स्वतंत्रता, विदेश जाने की स्वतंत्रता, तो उसके लिए है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में देश के बाहर विदेश घूमने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी में देश के किसी भी भाग में आने जाने की, घूमने की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में कारखानों आदि भारी काम में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर प्रतिषेध के बारे में बताया गया है? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, आर्टिकल 24 अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में क्या बताया गया है कि 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, है ना, उनको किसी भी कारखाने में या कोई भी ऐसा स्थान जो उनके लिए खतरा हो, काम नहीं करवाया जा सकता। प्रतिबंध के बारे में बताया गया है, और अगर कोई इस चीज़ की प्रैक्टिस करेगा तो फिर उसके खिलाफ की जाएगी कानूनी कार्रवाई। आर्टिकल 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार लागू करने संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है, मैं बताती हूँ आपको ये कैसे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 35। देखिए दोस्तों, बोला गया है जैसे आर्टिकल 17 है,
आर्टिकल 17 में क्या बोला गया है? अस्पृश्यता से संबंधित कानून, मतलब अगर कोई छुआछूत को प्रैक्टिस करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, वो एक दंडनीय अपराध है। तो इसके लिए कानून कौन बनाएगा? भाई कोई दंड दिया जा रहा है तो उसके लिए कानून बनाया जाएगा, तभी तो उस कानून के तहत दंड दिया जाएगा ना। तो वो जो कानून बनाने का जो शक्ति है ना, वो संसद के पास होगी। क्लियर है? तो मौलिक अधिकार में जितने भी दंडनीय अपराध की श्रेणी में आने वाले प्रावधान के बारे में बताया गया है, 12 से 35 तक ऐसा कोई काम जो नहीं करना है और दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है, उसके लिए कानून बनाने की शक्ति जो है वो संसद के पास होगी। राज्य में विधायिका भी तो कानून बनाती है, लेकिन मौलिक अधिकार को लागू करने से संबंधित कानून राज्य की विधायिका नहीं बनाती है, केवल संसद बनाती है। मौलिक अधिकार संसद के क्षेत्र में आएगा। ठीक है, और ये बात किसमें बताया गया है? आर्टिकल 35 में। अगला सवाल की ओर देखते हैं हम। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय के बारे में बताया गया है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 71। दोस्तों मैं आपको बता दूं अनुच्छेद 71 में क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, और अगर कोई विवाद उत्पन्न हो गया तो उसका निपटारा कौन करेगा? तो याद रखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो अंतिम निर्णय हमेशा सुप्रीम कोर्ट का होगा, उच्चतम न्यायालय का होगा। ये बताया गया है आर्टिकल 71 अनुच्छेद 71 में। अगले सवाल की ओर बढ़ें। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन के बारे में बताया गया है? और इसका सही आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 82 में। ये बताया गया है कि प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का फिर से समायोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख है? तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख है अनुच्छेद 93, मतलब ऑप्शन ए, अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते के बारे में बताया गया? वेतन भत्ते के बारे में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 97। दोस्तों याद रखिए, ये जो राज्यसभा के सभापति हैं, राज्यसभा के उपसभापति हों या लोकसभा के अध्यक्ष हों या उपाध्यक्ष हों, इनके वेतन भत्ते से संबंधित कानून जो है ना वो संसद बनाती है। संसद समय समय पर कानून बनाकर इनके वेतन भत्तों को और बढ़ाती जाती है, कम तो करेगी नहीं, बढ़ाएगी ना। तो ये आर्टिकल 97 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रिया के बारे में बताया गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, आर्टिकल 113, 113, अनुच्छेद 113 में संसद के प्राक्कलन से संबंधित प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कुछ रिट जारी करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को शक्तियां प्रदान करने के बारे में बताया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 139, अनुच्छेद 139। देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के पास अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करने की शक्ति है, और हाई कोर्ट के पास 226, अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करने की शक्ति है। लेकिन कब? जब मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट का हनन हो। लेकिन इसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है अगर संसद कानून बना के सुप्रीम कोर्ट को बोले तो। क्लियर है? तो कुछ रिट जारी करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां कौन प्रदान करता है? संसद, सुप्रीम कोर्ट को, और ये बताया है आर्टिकल 139 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्री परिषद का उल्लेख है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 163। राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्री परिषद का उल्लेख। आपको पता होगा ना, केंद्र की बात हम किए थे, तो केंद्र में कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति कोई भी काम खुद से तो करते नहीं हैं, इनको सलाह देने के लिए कौन है? केंद्र में मंत्री परिषद है। क्लियर है ये चीज? ठीक वैसे ही राज्य में राज्यपाल को सलाह देने के लिए होता है राज्य की मंत्री परिषद,
और ये बताया गया है आर्टिकल 163 अनुच्छेद 163 में। अगला सवाल है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषदों का बनना और भंग करने के बारे में बताया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद आर्टिकल 169 में। दोस्तों आर्टिकल 169 में बताया गया है कि विधान परिषद बनाया कैसे जाएगा और उसको भंग कैसे किया जाएगा। मैंने आपको बताया अभी केवल 6 राज्य में ही जो है विधान परिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में विधानमंडल में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 199 आर्टिकल 199। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये विधानमंडल का धन विधेयक है, एक संघ का धन विधेयक आता है वो तो आर्टिकल 110 में बताया गया है, लेकिन अगर विधानमंडल के धन विधेयक की बात की जाए तो वो 199 में बताया गया है। क्वेश्चन में आपको ध्यान में रखना है वो विधानमंडल की बात कर रहे हैं या संघ की बात कर रहे हैं। एक शब्द से क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाएगा। एग्जाम में 110 भी लिखा होगा, ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा और विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा के बारे में बताया गया है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 326। दोस्तों याद रखिए अनुच्छेद 326 में यह बताया गया है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में कौन भाग ले सकता है? देश का हर वो नागरिक जिसकी उम्र 18 प्लस से हो, मतलब कि वो 18 वर्ष की उम्र को अगर पार कर चुका है, भारत देश का नागरिक है, तो वो लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव में वयस्क मताधिकार देने का हक रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति एससी शेड्यूल कास्ट के लिए राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख है? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख है। दोस्तों ये जो राष्ट्रीय आयोग होता है ना, इसमें अनुसूचित जाति के लिए जो राष्ट्रीय आयोग है उसमें कुल कितने सदस्य होंगे? तो याद रखना, एक होता है अध्यक्ष और एक होता है उपाध्यक्ष और 3 होते हैं अन्य सदस्य। तो ये 3, 4 और 5 कुल 5 लोगों से मिलकर बना है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। तो अनुसूचित जाति आयोग कौन से बारे में बताया गया है? आर्टिकल 338 में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 3। दोस्तों याद रखिए अगर किसी राज्य, जो अभी 28 राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसकी सीमा में किसी भी तरीके का परिवर्तन करना है, कम करना है, बढ़ाना है, या उसके नाम में परिवर्तन करना है, या फिर ऐसा कुछ करना है कि ये कोई एक राज्य है उसको काट के 2 अलग अलग राज्य में बांट देना है, या 2 राज्य है छोटा छोटा है चलो मिला करना है इसको एक ही राज्य में बदल देते हैं, ये सबकी शक्तियां होती है संसद के पास। संसद कानून बनाकर ये सारा कार्य कर सकता है और ये बताया हमको आर्टिकल 3 अनुच्छेद 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी के बारे में बताया गया है? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19 का क्लॉज ए, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। इसमें बताया गया है स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी के बारे में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में बताया गया है? सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 120। क्या होगी दोस्तों भाषा संसद में? हिंदी या फिर इंग्लिश। लेकिन याद रखिए अगर हिंदी और इंग्लिश दोनों में अगर किसी व्यक्ति को वो समझ नहीं आ रहा है तो वो अपनी मदर टंग, मातृभाषा का भी उपयोग किया जा सकता है। तो हिंदी, इंग्लिश और मातृभाषा ये तीनों ये संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा है। अनुच्छेद 20 जो है इसके बारे में बताता है। दोस्तों ये हमारा 100 क्वेश्चन का सीरीज जो है खत्म हो चुका है। अब आप एक छोटा सा टेस्ट दीजिए और कमेंट में बताइए कि आंसर क्या होगा। इससे मुझे पता चलेगा कि आपने सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझा है या नहीं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की घोषणा का उल्लेख के बारे में बताया गया है? इसका आंसर दीजिए आप मुझे कमेंट में। और सेकंड क्वेश्चन क्या है,
संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान के बारे में बताया गया है, और इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। अच्छा दोस्तों, आपको मैं एक बात बता देती हूँ, हमारी जो ई बुक की वेबसाइट है वो लॉन्च हो चुकी है। इसमें आपको 2022 2023 के करंट अफेयर्स और साथ ही साथ सारे सब्जेक्ट की पेड पीडीएफ मिल जाएगी। क्लियर है? तो आप इस वेबसाइट को नोट कर लीजिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया ना तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपका अपना कोई सजेशन है बिल्कुल वेलकम है, आप कमेंट में अपना सजेशन दीजिए मुझे। ठीक है, मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में फिर से 100 क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।